आज हमारा कंक्रीट का टॉपिक है। चैप्टर शुरू कर रहे हैं बीएमसी में कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट एक मिक्सचर है, सब लोगों को पता ही है। ठीक है, मिक्सचर किस चीज का है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इन्हीं तीन चीज का तो है। अब यहाँ पे अगर मैं कंक्रीट में बात करूं तो इस कंक्रीट में किस चीज का क्या रोल है? जैसे कि मैंने क्या बताया, कंक्रीट क्या है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। वाटर नहीं, इनका मिक्सचर है, तीन चीजों का मिक्सचर है। तो ये तीन चीजों में इनकी ये तीनों चीजें क्या रोल निभा रही है अपना? जैसे कि अगर मैं बात करूं सीमेंट की, तो सीमेंट हमारा बाइंडर होता है यहाँ पे, यानी कि जो जोड़ता है हर एक चीज को। सैंड एक फिलर होती है, जो जगह, जो स्पेस होता है ना, वॉइड्स जो होते हैं बारीक, उनको फिल कर देती है। और एग्रीगेट्स जो होते हैं ये स्ट्रेंथ के लिए होते हैं यहाँ पे। तो एग्रीगेट्स किस लिए होते हैं? स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो कंक्रीट ये एक चीज है। कंक्रीट तीन चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या है वो? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, आज के टाइम में कुछ एडवांसमेंट भी हो रहा है। क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे सैंड है, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं आजकल, या फिर एग्रीगेट्स है, इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरी चीज से। वो खैर रिसर्च वाला पार्ट आ जाता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर क्या है? कंक्रीट। क्लियर होगी बात? चलो अभी आगे देखो। अब यहाँ पे देखो, वाटर डलता है, लेकिन ऐसा एज सच कुछ नहीं है ना। कंक्रीट जो है तीन चीजों से मिलकर बना है। मेन तो सही है। मेन है। हाँ, फाइन और कोर्स, यही पूरा एग्रीगेट है, ये वाला है। ठीक है, ये फाइन एग्रीगेट। चलो अब यहाँ पे सीमेंट में लिखो, सीमेंट कंक्रीट सीसी। सीमेंट कंक्रीट, हाँ सीमेंट कंक्रीट सीसी तो यहां पे क्या है? सीमेंट कंक्रीट, ब्रैकेट में लिख लो सीसी। इसका मतलब क्या होता है? ये जो सीमेंट कंक्रीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी कि इसका रेनफोर्समेंट नहीं किया। बात समझ आ रही है? तुमने आरसीसी पढ़ा है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, इसका एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्लियर होगी बात? ये मिक्सचर है किसका? बाइंडर, फिलर और इसका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। यहाँ पे तुम वाटर भी कर सकते हो, बिन वाटर डाले तो नहीं बनेगा ये, लेकिन ये तीन मेन चीजें हमारे इसमें, और वाटर भी होता है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे अब ये हमारा क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। चलो अब इसके लिए आगे लिखो हेडिंग डाल करके, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। यहां पे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, कंक्रीट का क्या काम होता है, थोड़ा सा वो समझ लो तो तुम्हें प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगे। जैसे कि कंक्रीट किस लिए होता है भैया? स्ट्रेंथ के लिए तो होता है, वजन सहने के लिए तो होता है। तो यानी कि प्रॉपर्टी एक तो यही होगी, इसकी पहली प्रॉपर्टी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे लिखो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दूसरा लिखो यहाँ पे कोरोजन जो होता है, यानी कि जो जंग लगना होता है ना, कोरोजन जो होता है उससे ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है।
ठीक है, स्टील वगैरह को। तो अब आगे लिखो यहाँ पे फ्री फ्रॉम करोजन, इसकी ये प्रोपर्टी है। और हाँ, इसमें जंग नहीं लगता, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, इसमें जंग नहीं लगता। जो हमारा स्टील होता है उसमें तो जंग लग जाता है। जब स्टील तुम डालोगे, कंक्रीट उसके चारों तरफ डाल देते हो, तो जब क्या होता है, जब तुम कभी देखोगे कि स्टील हमारा बाहर निकला तो थोड़ा सा उसपे ऊपर एक कोटिंग जम जाती है, हल्की हल्की रस्टिंग होती है, ठीक है, तो उसमें तो हल्का सा जंग हो जाता है, लेकिन कंक्रीट में जंग नहीं लगता। ठीक, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हमारे पास में और क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंक्रीट जो है टाइम के साथ साथ हार्ड होता चला जाता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो लिखो इट हार्डन्स विद एज, इट हार्डन्स विद एज, विद एज, और हार्डनिंग क्या है, टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए लिखो हार्डन्स विद एज एंड प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग and process of hardening continues for a long time, continues for a long time। ये क्या होता है, हार्डनिंग बहुत ही लंबे समय के लिए चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, ये स्टील के कंपैरिजन में बहुत इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है स्टील के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पे लिखो प्रूव्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल, प्रूव्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल देन स्टील, ठीक है। लिखो आगे, अब देखो ये जो हमारा कंक्रीट होता है ये थोड़ा पोरस होता है। पोरस होने का मतलब से पोर्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी एक टेंडेंसी होती है, अगर पोर्स है तो फिर ये श्रिंक हो सकता है कि नहीं हो सकता, सोचो जरा भाई, पोर्स है तो फिर नजदीक आ सकता है, जगह है बीच में, तो ये पोरस होता है और इसकी एक टेंडेंसी होती है श्रिंक होने की। तो लिखो यहाँ पे इट इज पोरस and it has tendency to shrink। क्लियर की बात, इट इज पोरस एंड इट हैज टेंडेंसी टू श्रिंक, ठीक। ऐसे ही आगे, ये कंक्रीट जो है स्टील के साथ में तुरंत बाइंड कर लेता है। क्यों बाइंड कर लेता है, क्योंकि कंक्रीट क्या है, टेंशन में वीक होता है। बात समझ रही है, कंक्रीट होता है टेंशन में वीक और ये स्टील के साथ तुरंत बाइंड कर लेता है। तो एक पॉइंट ये लिखो, इट बाइंड्स रैपिडली with steel as it is weak in tension ठीक है। लिखो आगे, अब एक चीज और सोचो भैया, कंक्रीट की जो दीवारें होती हैं तुम उसको छू करके देखना कैसे महसूस होंगी, स्मूथ, हार्ड, है ना, हार्ड स्मूथ फील होती है। तो यानी कि जो कंक्रीट होता है एक हार्ड सरफेस बनाएगा, और हार्ड सरफेस कैसा बनाएगा, अगर तुम उसको खरोंचने की कोशिश करोगे तो क्या उसको पाउडर फॉर्म में नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा ना। तो यानी कि एक तो सरफेस की हार्ड होती है और ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है अब्रेशन के खिलाफ। अब्रेशन क्या है, खरोंच रहे हो तो वो हमारा अब्रेशन। क्लियर हो गई बात।
तो हमारा कंक्रीट क्या है, हार्ड सरफेस बनाता है और रेजिस्टिंग ऑफर करता है अब्रेशन के खिलाफ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं। forms a hard surface, forms a hard surface and offers resistance to abrasion। ठीक है, offers to abrasion। चलो ये नोट कर लिया मैंने यहां तक। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट सारा समझ में आया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक टॉपिक है वर्केबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्केबिलिटी क्या होता है, ठीक है, एक तो वर्केबिलिटी देखेंगे और वर्केबिलिटी देखने से पहले हम कुछ टेस्ट के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें टेस्ट होते हैं दो तरह के, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, ये दोनों तरह के टेस्ट क्या होते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो होता है जब तुम किसी भी सैंपल पे टेस्ट करोगे, कंक्रीट का कोई सैंपल होगा उसके ऊपर तुमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में वो सैंपल पूरी तरीके से टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव वर्ड आ रहा है, डिस्ट्रक्शन हो गया उसका, यानी कि दोबारा से तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर तुम दोबारा से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और अगर तुम उसका दोबारा से इस्तेमाल कर पा रहे हो सैंपल का, तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। क्लियर की बात। तो अभी हमें यहाँ पे ये वाले टेस्ट देखने हैं सारे। चलो, तो उससे पहले मैं यहाँ पे वर्केबिलिटी की बात कर लेता हूं। तो हेडिंग डालो, वर्केबिलिटी क्या है। क्या होता है वर्केबिलिटी, एक बार पहले बता दें। हाँ, ईज ऑफ वर्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्केबिलिटी की। तो ये होता है हमारा वर्केबिलिटी इज द ईज ऑफ डूइंग वर्क, इज द ईज ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, देखो ठीक है। अब इस ईज ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, भैया तुम कंक्रीट पे क्या क्या चीजें करते हो वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि तुमने क्या किया, मिक्स किया पहले तो, फिर क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, फिर प्लेस किया। तो ये सब चीजें कितनी आसानी से कर पा रहे हो, वो सब क्या है, तुम्हारा वर्केबिलिटी है उसका। क्लियर हो रही है ना बात। वर्केबिलिटी क्या है कि कितना आसानी से तुम काम कर पा रहे हो। और कंक्रीट पे तुम क्या क्या काम करते हो, पहले मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, ये सब चीजें तो होती हैं। चलो, तो यहां पर आगे लिख लो, दैट इज, हाँ इसमें आगे लिख लो, दैट इज हाउ इजीली it can be transported, that is how easily it can be transported, mixed, placed and compacted। मैंने सारे वर्ड यहाँ लिख दिए। ये तो हमारे क्या है, वर्केबिलिटी होता है। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलो, अब ये जो वर्केबिलिटी है ये डिपेंड किस पे करती है? हमें समझना है पहले, वर्केबिलिटी डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है वो हमें देखनी है। तो वर्केबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? सोचो जरा खुद से, क्या क्या उसके अंदर, कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीजें डलती हैं? चलो, वाटर सीमेंट रेशियो। एक तो वाटर हो गया भाई, पानी डलता है, पानी कम ज्यादा तो वर्केबिलिटी से ज्यादा चेंज आएगी। दूसरा एग्रीगेट्स है ना, एग्रीगेट्स किस तरह के हैं उस हिसाब से क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी चेंज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला इसमें लिखो वाटर कंटेंट। सबसे पहला है वाटर कंटेंट। अब एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा कि भैया वाटर कंटेंट कैसे, ऐसी एग्रीगेट्स कैसे, ऐसी और चीजें कैसे होंगी, सब चीजें बताऊंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहां पे लिखो एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है कि अगर तुम्हें वर्केबिलिटी बढ़ानी है सीमेंट की, क्या करना है, सीमेंट की वर्केबिलिटी को बढ़ाना है, तो और तुमने उसमें पानी डाल दिया तो उसकी वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी फ्लूइडिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। फ्लूइडिटी क्या होता है, उसका बहना, वो कितना आसानी से बह पा रहा है, वो एकदम पानी बन जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, अब अगर मुझे बढ़ानी है उसकी वर्केबिलिटी तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ मुझे सीमेंट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ वाटर सॉलिड टू कंक्रीट, कि सिर्फ अगर पानी हम कंक्रीट में मिलाएं तो वो वर्केबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि बढ़ा देगा उसकी फ्लूइडिटी। ठीक है, तो फिर फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ घट जाएगी, स्ट्रेंथ घट गई है। देखो अब क्या होगा कि अगर मुझे वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो मुझे वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए और पानी भी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो मेरा वाटर सीमेंट रेशियो है ये मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर होगी ना बात, वाटर सीमेंट रेशियो को मैनेज करना पड़ेगा। चलो, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब वर्केबिलिटी एक हमने देख लिया, क्या, वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि वाटर कंटेंट आएगा ना यहाँ पे, तो वाटर कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो को हमने समझ लिया। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है मिक्स प्रोपोर्शंस। अब ये मिक्स प्रोपोर्शंस क्या होता है? मिक्स प्रोपोर्शन वो चीज होती है, बताऊंगा मिक्स प्रोपोर्शन सारा आराम से। मिक्स प्रोपोर्शन समझो पहले क्या होता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट, सैंड और एक चीज और होती है, एक रेशियो लिया जाता है, क्या होता है वो, हाँ, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इस तरीके से एक रेशियो लिखा जाता है। तीन चीजें होती हैं उसमें। यहाँ पे सपोज ए रेशो बी रेशो सी इस तरीके से लिखा हो, तो पहला होता है सीमेंट, फिर होता है सैंड और फिर होता है हमारे पास में एग्रीगेट। तो ये तीन चीजें होती हैं और इन तीन चीजों का एक रेशो होता है। तो ये तीनों चीजें जिस हिसाब से डिलीवरी होंगी उस हिसाब से उसकी वर्केबिलिटी भी अलग होती है। क्लियर होगी ना बात? अभी बताता हूं।
तो यदि डेट बढ़ती नहीं है ना सर, इसकी है जैसे मैट्रिक्स निकलती है फॉर्म करने के लिए आप डेट लिया तो उससे बढ़ जाती है। क्या सर यूपीएससी की बढ़ेगी? इस बार का तुम बताता एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। हाँ ये भी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। क्या कह रहे हो? अब जरा यहाँ पे देख लो एक बार, मिक्स प्रोपोर्शन में इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट और सीमेंट रेशियो भी इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो अगर ज्यादा है तो उस केस में हमारा जो कंक्रीट होगा वो पतला बनेगा। अगर एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो ज्यादा है तो कंक्रीट हमारा क्या बनेगा, पतला। बात समझ आ रही? लीडर कंक्रीट लिखा है ना, लीडर लीडर कंक्रीट, पतला कैसे बनेगा? कंक्रीट को यहाँ इससे रिलेट करो सीमेंट से। भैया सीमेंट होगा तो बाइंड करेगा बढ़िया से बाइंड करेगा तो कंक्रीट बनेगा ना। कंक्रीट कब बनेगा, जब बाइंड होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब एक चीज देखो, तुम्हारे घरों में तुमने देखा होगा कि पानी में जब सीमेंट मिलाते हैं और पानी ज्यादा होता है सीमेंट कम होता है तो पतला बनता है कि नहीं बनता? पानी ज्यादा होता है है ना, पानी ज्यादा होता है और सीमेंट कम होता है तो पतला बनता है। और फिर उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फर्श जो होता है उसके ऊपर उसको फैला देते हैं, है ना, एकदम चिकना सा फर्श बन जाता है। तो यहाँ पे लीनियर कंक्रीट बना कि नहीं बना, लीनियर बना, पतला बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे वही चीज है, सीमेंट और पानी, समझ रहे हो, यहाँ पे वही चीज है, बस यहाँ पे क्या है कि एग्रीगेट फालतू है। तो यहाँ पे लीनियर कंक्रीट बनेगा, पतला बनेगा, कंक्रीट बनेगा। वाटर यहाँ है, हाँ वाटर है, यहाँ पे वाटर तो रहेगा ही। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पतला कंक्रीट बनेगा। अब अगर पतला कंक्रीट बन रहा है तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वर्केबिलिटी क्या है ये समझ लो। वर्केबिलिटी ये है कि तुमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कितना आसानी से कर पा रहे हो, उसको प्लेस यानी कि रख कितना आसानी से पा रहे हो, यानी कि तुमने उसको ऐसे डाल दिया तो वहीं पर टिका हुआ है। ठीक है, इसको तुम डाल दो, पतले वाले को बह जाएगा, तो इसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, कम। और कम कैसे होगी वर्केबिलिटी, देखो आगे भी देखो, एज मोर वॉल्यूम ऑफ एरिया इज टू बी लुब्रिकेटेड विद लेस वैल्यू ऑफ सीमेंट पेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, अगर बह जाएगा तो वर्केबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नहीं कम है ना, क्योंकि तुम काम नहीं कर पाओगे ना, काम नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। काम करना क्या है, तुम्हारा मेन काम क्या है, कंक्रीट का, कंक्रीट से कुछ बनाना ही तो काम है ना। लेकिन वो बह जाएगा तो बनाओगे क्या, वो तो बह के चला जाएगा। कंक्रीट का काम क्या है कि भैया वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले, यही तो काम है। अब वो बह के चला गया तो वो स्ट्रेंथ ले लेगा, नहीं ले पाएगा, तो इसीलिए वर्केबिलिटी कम है। अब देखो आगे, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि ज्यादा वॉल्यूम को क्या कर देगा, वो लुब्रिकेट कर देगा थोड़े से ही सीमेंट से। ठीक है ना, थोड़ा सीमेंट लगाओगे, डालोगे तो बहुत सारे इसको लुब्रिकेट कर देगा, बहुत सारे एरिया को लुब्रिकेट कर देगा। और यही तो होता है, थोड़ा सा सीमेंट डालो, पानी तुमने ज्यादा मिलाया हुआ, एक पेस्ट बनाया,
तो तुमने थोड़े से सीमेंट से ही पूरा फर्श लुब्रिकेट कर दोगे, है ना, होता है। अब अगले पे आ जाओ, जब हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशो कम होगा, इसका मतलब क्या है, सीमेंट ज्यादा है, सीमेंट ज्यादा तो बढ़िया बाइंडिंग होगी, अच्छी बाइंडिंग होगी, अच्छी बाइंडिंग हो रही है तो रिचर मिक्स बन रहा है, यानी कि बढ़िया एकदम एकदम रिच, एकदम बढ़िया बाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये रिच मिक्स हो रहा है, इसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है। अब क्या है कि वर्केबिलिटी अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा ही वॉल्यूम लुब्रिकेट होगा, थोड़ा सा ही वॉल्यूम लुब्रिकेट होगा बहुत सारे सीमेंट पेस्ट से। क्लियर होगी ना बात, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में भी समझ लो, बता देता हूं, मैंने टेस्ट दो तरह के बताए थे, एक डिस्ट्रक्टिव एक नॉन डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो अभी सबसे पहले मैंने वर्केबिलिटी को समझाना शुरू किया, अभी वर्केबिलिटी के टेस्ट आने वाले हैं। तो जितने भी टेस्ट आएंगे जैसे कि बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट या फिर स्लम्प टेस्ट, ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ठीक है। आगे जाके आएंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, अभी सब डिस्कस करेंगे। क्लियर होने बात? तो पहले मैंने वर्केबिलिटी को शुरू किया है, देन इसके बाद में मैं बताऊंगा इसके टेस्ट के बारे में। तो अभी हमारे पास में एक चीज ये हो गई है। अच्छा, अब आ जाओ एग्रीगेट्स पे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर एग्रीगेट का साइज, जो तुम्हारी एग्रीगेट होगी उसका साइज अगर मैं बढ़ा दूं, तब जो मेरा कंक्रीट होगा वो कैसा बिहेव करेगा? सोचो जरा, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? सोचो, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? देखो, जब साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाने पे तुम लोग जरा समझो, मैंने एक चीज बताई थी, क्या बन जाता है, पीछे जरा थोड़ा बैकग्राउंड में जाओ, साइज छोटा हो जाने से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। समझो जरा भाई, साइज छोटा हो गया तो सरफेस एरिया पे क्या असर पड़ेगा, छोटा हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका, यानी कि बहुत जगह घेर लेगा। और वो अगर बहुत जगह घेर लेगा तो क्या उसका काम फिर कुछ ऐसे नहीं हो ना कि भैया ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा एरिया उसने कवर कर लिया। ठीक है, अब जरा समझो, एग्रीगेट का अगर मैं साइज बढ़ा दे रहा हूं तो वो स्ट्रेंथ ले पाएगा? छोटा एग्रीगेट स्ट्रेंथ ले पाएगा क्या? कुछ सोचो, नहीं ले पाएगा भाई। छोटा एग्रीगेट स्ट्रेंथ थोड़ा ले लेगा, ये इधर प्रकाश, छोटा एग्रीगेट क्या स्ट्रेंथ लेगा? नहीं ले पाएगा। बड़ा एग्रीगेट ही स्ट्रेंथ लेगा। और कंक्रीट का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ लेना, ये तो होता है। तो यानी कि अगर मैं साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ा देता हूं तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई वर्केबिलिटी हमारे लिए है, अगर वो हमारा पर्पस पूरा कर रहा है तो उसकी वर्केबिलिटी है, पर्पस पूरा नहीं कर रहा तो वर्केबिलिटी नहीं है। ये समझ गया ना बात? अब अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले रहा है, झेल पा रहा है तो वर्केबिलिटी है, नहीं झेल पा रहा तो फिर नहीं वर्केबिलिटी। ऐसे याद कर लेना। क्लियर? अभी देखो, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे साइज ऑफ एग्रीगेट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो। अब हमारे पास में यहां है थर्ड, इसमें है साइज ऑफ एग्रीगेट्स। अब साइज ऑफ एग्रीगेट्स में क्या है कि अगर हमारा साइज बढ़ रहा है तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? यहां पे सरफेस एरिया घट जाता है। क्लियर होगी बात? सरफेस एरिया घट जाएगा। आगे देखो, अगर साइज घट रहा है तो वर्केबिलिटी घट जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? चलो,
अब यहाँ पे देखो शेप ऑफ एग्रीगेट में, अब ये शेप ऑफ एग्रीगेट क्या है? शेप से मेरा मतलब है उसकी शेप कैसी है। तुमने शेप कैसे देखी होगी? बहुत से पत्थरों को तुमने ऐसे गोल देखा होगा, पूरा गोल, बहुत से पत्थर को तुमने ऐसे देखा होगा, ठीक है। तो ये होता है राउंडेड। ये कैसा होता है? इसको हम कहते हैं राउंडेड, इसको हम कहते हैं एंगुलर। इसको राउंडेड, इसको एंगुलर, ठीक। तो जब भी शेप राउंडेड होगी तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जब भी शेप राउंडेड होगी तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो ये चीज? अगर मान लो कि ये एक शेप है मेरे पास में इस तरह की, तो तुम ये मत सोचो कि सरफेस एरिया मेरा ये नीचे वाला ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नीचे का भी लेंगे, ऊपर का भी लेंगे, और ये जो चारों तरफ का है ना ये भी लेंगे, सारा एरिया ले जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया है उसके सरफेस का एरिया होता है। यहाँ पे एक चीज तो ये होगी शेप से रिलेटेड, दूसरा क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्शन वाली चीज भी होती है। क्या है कि राउंडेड वाले में बॉन्डिंग जो है वो सही बन जाती है, ठीक है। तुम वर्केबिलिटी तुम्हारा क्या है? वर्केबिलिटी है कि तुम उसके ऊपर कैसे काम कर पा रहे हो, यही तो होता है वर्केबिलिटी। यहां पे इसकी स्मूथ सरफेस होती है, राउंडेड की सरफेस कैसी होगी? स्मूथ। जब इसकी सरफेस स्मूथ हो गई तो तुम बड़े आराम से इस पे काम कर पाओगे, इसको रख पाओगे। अब अगर तुम कंपैरिजन कर रहे हो स्ट्रेंथ से, तो स्ट्रेंथ में भी क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कैसे? अगर तुम मान लो यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे अगर तुमने गिराया तो फिर इसके पॉसिबिलिटी है ना ये वाला कॉर्नर टूट जाएगा, तो वहां पे ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, यहाँ पे ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती। क्लियर होगी ना अब एक बात? जैसे हम एक बॉल्स ले लें, वो राउंड हो गया, के ऊपर तो फैल जाएंगे, सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। वहीं से कुछ और सुविधा है, कागज नहीं बना रहे हैं, तो देखो चीज जितनी छोटी होती जाएगी सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाएगा, इस बात को याद रखना। तो इसको तुम ऐसे समझ लो, इसके तुम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट कर सकते हो, पर इरेगुलर सरफेस है ना, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएंगे इसके। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है गौतम? स्ट्रेंथ सर एंगुलर ज्यादा होगी ना, स्ट्रेंथ एंगुलर की ज्यादा होगी ना, रेगुलर की ज्यादा होगी, राउंडेड वाले की। फिर वो सर मतलब बाइंड कैसे होगा? मतलब वो एंगुलर रहेगा तो ना बाइंड होगा सर। मतलब देखो वो तो बाइंडिंग को एक तरीके से ये बात समझो, बाइंडिंग क्या है ना, एक बार जहां वो सेट होना शुरू हो गया, उसने अपना स्पेस ले लिया ना। बाइंडिंग क्या है कि सब चीजों को आपस में जोड़कर रखना, इधर उधर नहीं हिलनी चाहिए। बाइंडिंग सिर्फ ये है। अब अगर वो एक बार ये सेटल हो गया ना कहीं पे, तो ये कहीं नहीं जाएगा फिर, ठीक है। कोई भी एक बार सेटल हो जाए तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ये होता है, ठीक है। आगे देखें, चलो अब आगे नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डालो। अच्छा इसमें तो लिखा नहीं अभी। हाँ। जैसे राउंड एक तरह से बॉल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बॉल को जो जोड़कर दिया हुआ है, ठीक है, बॉल को जोड़ के। अच्छा उसमें सीमेंट बढ़ाएंगे। हाँ। बॉल्स में ये तो है नहीं कि बॉल्स पूरा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसमें बॉल्स ज्यादा रहेंगे रेगुलर के मुकाबले। वर्ड्स बॉल्स ऐसा कुछ नहीं है क्यों सर? हम बॉल होंगे, गोल होंगे, अगर हम गोल बनाएंगे ये तो है नहीं कि मतलब एक ही साइज की होगी, छोटी बड़ी तो होगी नहीं। तो उसमें फिर अगर हम लगाएंगे तो बीच में छोटे छोटे से दिखेंगे, और रेगुलर में ये है कि वो कैसा भी हो सकता है उसमें बढ़ते जाएंगे, तो उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना। फिर अगर हम ऐसे उसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता। देखो कंक्रीट में, कंक्रीट क्या है, एक बार तुमने उसको अगर एक बार प्लेस करा, ऐसा रखा ले जाकर कंक्रीट को, तो वो थोड़ा सा हिले डुलेगा तो है ही ना, समझो जरा, हिलेगा डुलेगा तो एग्रीगेट्स हिलते डुलते हैं ना उसके अंदर, उन एग्रीगेट्स को मूव करना है, उन एग्रीगेट्स को सेटल होना है। तो स्मूथ वाले, ये जो राउंडेड वाले हैं, ये एग्रीगेट्स आराम से मूव कर पाते हैं अंदर, आराम से सेटल हो जाएंगे। जब ये सेटल हो जाएंगे तो गैप्स वगैरह की तो पॉसिबिलिटी बची नहीं, गैप्स तो यहां खत्म हो जाए, क्योंकि ये एडजस्ट होते चले जाते हैं और गैप्स अपने आप फिल हो जाते हैं। यहां बचते हैं गैप्स, क्योंकि यहां रहता है फ्रिक्शन। बात समझ आ रही है? फ्रिक्शन की वजह से ये मूव नहीं कर पाता। तुम इसको जहां रख दोगे ये वहीं रहेगा। वर्केबिलिटी क्या है? वर्केबिलिटी यही तो है कि भैया तुमने कितना आसानी से उसके ऊपर काम कर पा रहे हो, उसको कितना मोल्ड कर पा रहे हो, इधर से उधर हिला पा रहे हो, वो होता है वर्केबिलिटी। इसका फ्रिक्शन है, ये हिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा केस है यहाँ पे वर्केबिलिटी वाला। वर्केबिलिटी इस केस में कम है, इस केस में ज्यादा है। नहीं स्ट्रेंथ वाली बात ना, स्ट्रेंथ वाली बात देखो, सुनो, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी ये आपस में कंपेयर मत करो। स्ट्रेंथ की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगी,
हल्की सी फुल्की इसकी ज्यादा ही होगी, स्ट्रेंथ सेम रहेगी। यहाँ पे इरेगुलरिटीज होती हैं अगर कहीं पे गैप बचा हुआ है ना, मान लो इसके कोने के नीचे हल्का सा गैप बचा हुआ है, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाएगा, तो जहां प्रेशर बढ़ा तो इसकी पॉसिबिलिटी टूट जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। ठीक है, ये चलो आगे लिखो इसमें। तो यहां पे हमारे पास में राउंडेड अगर है तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। टेक्सचर वाला हो गया, स्मूथ होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ग्रेडिंग में अगर वेल ग्रेडेड है तो एक रिचर मिक्स बनाएगा, वेल ग्रेडेड में उसमें हर एक साइज का एग्रीगेट होगा बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि मैक्सिमम अमाउंट हमें क्या मिल जाएगा, वर्केबिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि रिचर मिक्स बनेगा ना इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स का इस्तेमाल हम करते हैं वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर्स का भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल में होता है कि SP430, ये सबसे वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। SP430 स्ट्रेंथ आ जाती है, बाइंडिंग करता है और वर्केबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वर्केबिलिटी होते हैं ना ग्रेड, किसके ग्रेड के हाँ ग्रेड होते हैं। तो सर ये पीरियड ही पूछ जाता है, सुपर क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये ग्रेड वगैरह कौन सा कैसे होता है? क्या छोटे ही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, मैंने सब में ऑब्जेक्ट का तो पूछ सकता है ना, वो इन सब चीज ग्रेड वगैरह का ग्रेड हाँ पूछ सकता है। ये टाइप बनता है कि प्रॉपर क्वेश्चन क्या प्रॉपर ऑब्जेक्ट का बनता है क्वेश्चन ग्रेड वगैरह का। हां ये बहुत सारे एक्चुअली में क्या है ना, ग्रेड वाला ये जो पार्ट है ये उसमें हो चुका है जियोटेक्निकल में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है। अब यहाँ पे टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट जो है हमारे पास में दो तरह के हैं। दो तरह के टेस्ट कौन कौन से हैं? एक हमारे पास में है डिस्ट्रक्टिव, और एक हमारे पास में यहाँ है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो ये दो तरह के टेस्ट हैं, एक है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव में सबसे पहले हमारे पास में आया था वर्केबिलिटी के लिए। वर्केबिलिटी के लिए हमारे पास में 3-4 टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि फ्लो टेबल टेस्ट, एक आ जाता है हमारे पास में VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट। स्लम टेस्ट, क्यू टेस्ट। हाँ क्यू टेस्ट लेते हैं सर। हाँ, एक आता है यहाँ पे स्लम टेस्ट। ठीक है, ये सब टेस्ट हमारे पास में यहाँ आते हैं। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, यहाँ पे आ जाता है फिर एक स्ट्रेंथ टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हमारे पास में आता है यहाँ पे
बॉन्ड नंबर तो नॉन डिस्ट्रक्टिव है ना? क्या? अच्छा हाँ, अरे ये तो उल्टे हो गए, ये डिस्ट्रक्टिव है और ये हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव है, तो उल्टे हो गए। हाँ, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ये आते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव में ये आते हैं। मैंने ये इसलिए किया है। सर स्ट्रेंथ टेस्ट किसी में आएगा डिस्ट्रक्टिव में? कौन सा? इसी में। यहाँ पे सैंपल टूट जाता है ना हमारा। स्ट्रेंथ टेस्ट भी 3 होते हैं इसमें। 3 कौन कौन से होते हैं? एक क्यूबिकल, सिलेंडर एक सिलेंड्रिकल और एक हो जाता है प्रिज्म मॉडल। कंप्रेसिव मतलब से कोई क्यूबिकल में आ जाती है। हाँ, एक होता है प्रिज्म मॉडल। ये 3 टेस्ट होते हैं।